मैं एक नाम आपको नोट कराता हूं, लिखेगा 2N4123, है ना। ये कौन सा नाम है ना, ये कौन सा नाम है और ये हमारे किस काम में आएगी, ये आप सोचते होंगे। बिल्कुल सोचना आपका बिल्कुल दोस्तों जायज है। 2N4123 है ना, ये क्या है, ये एक ट्रांजिस्टर है। ये एक ट्रांजिस्टर है और ये जो ट्रांजिस्टर है ना किस टेम्परेचर पर वर्क करेगा, तो इस नंबर का अगर जो भी ट्रांजिस्टर है वो दोस्तों -55 से कितना, -55 से +150 डिग्री सेंटीग्रेड में दोस्तों इतना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ये क्या करेगा, वर्क कर सकता है। जो 2N4123 है ना, इस नंबर का जो ट्रांजिस्टर होगा और इसका जो प्रतीक होगा, अगर पूछ दे कि इस नंबर का एक ट्रांजिस्टर है, इसको हम किस प्रतीक से पहचानते हैं, तो इसका प्रतीक भी दोस्तों सिंबल है ना, इसका प्रतीक आप नोट कीजिएगा, इसको हम कैपिटल टी और स्मॉल में जे, कैपिटल टी और स्मॉल में जो जे लिखा हो दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इसका सिंबल है, प्रतीक है, याद करने का तरीका है। जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। लगा दो आग पानी में दोस्तों और ऐसा आग लगाओ कि दुनिया का कोई फायर ब्रिगेडर उसे बुझा ना सके और वो आपके जीवन का एक नया इतिहास बन जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक क्वेश्चंस लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं और अगर आपका प्यार और सपोर्ट दोस्तों पूरे इस एपिसोड में, इस क्लास में बना रहा तो दोस्तों इस सेशन में फिर से हम धमाल मचाने वाले हैं। देखिएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बेसिक क्वेश्चंस का दोस्तों ये सेकेंड पार्ट है। पहले वाले क्लास को आप जरूर देखिएगा और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का दोस्तों अच्छा कंटेंट आपके नोटबुक तक मैंने पहुंचाया है। इस क्लास का आपको ई नोट्स मिलेगा निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम पर और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक के साथ दोस्तों क्लिक करना है लिंक को और ऑफिशियल टेलीग्राम में आपको ज्वाइन होना है और ई नोट्स को अपने नाम करना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो कि आज का हमारा 16वां नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आपके शुभ दिन की शुरुआत एक शुभ क्वेश्चन के साथ करते हैं, है ना। पढ़िएगा इस क्वेश्चन का और कमेंट बॉक्स करके आप जवाब जरूर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इसी प्रकार का मक्खन की तरह दोस्तों आपका जो भी आपका डाउट्स वगैरह होगा और जो भी आपको कंटेंट मिलेगा ना, वो बिल्कुल अलग ही लेवल का कंटेंट मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, है ना, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है, आधार में अशुद्धता की सांद्रता न्यूनतम होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूं ही दोस्तों क्वेश्चनों को निहारते हुए नहीं देखना है आपको, बस कमेंट करना है आपको, है ना। पहला क्या कह रहा है कि आधार में अशुद्धता की सांद्रता न्यूनतम होती है, या फिर संग्राहक में, या फिर एमीटर में, या तीनों टर्मिनल ऐसे हैं जिसमें अशुद्धता की सांद्रता न्यूनतम होती है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोई भी ट्रांजिस्टर ले लीजिए, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना। इसमें देखिएगा, इसमें ये क्या है, इसका एमीटर टर्मिनल और ये है बेस वाली टर्मिनल और ये है कलेक्टर टर्मिनल। देखिएगा इसमें डोपिंग की बात कही जा रही है दोस्तों, है ना। देखिएगा डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि, है ना। तो डोपिंग सबसे अधिक किसमें होती है, वो होती है आपकी दोस्तों कलेक्टर वाले, सॉरी एमीटर में। किसमें होती है, एमीटर में। इसके बाद आपका उत्सर्जक में होगा, है ना, उत्सर्जक यानी कि संग्राहक में। इसके बाद आपका होगा बेस यानी कि आधार में। तो सबसे कम किस में हुआ, तो बेस वाले पे। बेस वाला कौन है दोस्तों, बेस है आपका ये बेस, बीच में जो एन है ना। तो डोपिंग सबसे अधिक किस में है, एमीटर में, सेकंड नंबर उत्सर्जक में, फिर क्या है आपको याद रखना है बेस में। बेस में डोपिंग क्यों कम होता है, क्योंकि दोस्तों इसको हम स्विच के रूप में काम लेते ही नहीं है। स्विच के रूप में जब हम काम लेते ही नहीं है तो हम इसमें क्यों डोपिंग की मात्रा अधिक करें। और दूसरी बात, अगर इसका दोस्तों आकार की बात किया जाए ना, एक नजर आकार की ओर अगर हम देखें तो आकार सबसे बड़ा किसका होता है, तो वो होता है माय डियर उत्सर्जक का। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, एमीटर वाला टर्मिनल को। इसके बाद याद रखना है आपको बेस वाला टर्मिनल को यानी कि आधार। तो सबसे बड़ा किसका हो गया, सबसे बड़ा हो गया दोस्तों आपका उत्सर्जक। उसके बाद होता है एमीटर, फिर होता है बेस। ये तो साइज की मैंने आपको दोस्तों बता दिया था कि जो आपका कलेक्टर वाला
वाला टर्मिनल होता है उसका साइज पूरे ट्रांजिस्टर का 95% होता है, लेकिन दोस्तों वो डेटा थोड़ा गलत है, आप सुधार कर लीजिएगा। 70% होता है दोस्तों ये, और ये 25% ये आपका एमीटर, और 5% होता है ये पूरे ट्रांजिस्टर का बेस वाला टर्मिनल, है ना। और इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए दोस्तों, है ना, अगर इसकी मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई दोस्तों सबसे कम किसकी होती है, तो वो होती है आपके आधार की ही। किसमें होती है, वो माइक्रोमीटर में होती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, माइक्रोमीटर में होती है बेस वाला टर्मिनल। क्यों इतना पतला रखा जाता है, ताकि दोस्तों जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर है ना, जो चार्ज कैरियर है, ये चार्ज कैरियर क्या कर सके, ये आसानी से दोस्तों कहां प्रवाहित हो सके, ये संग्राहक वाले टर्मिनल पर। किस पर, ये संग्राहक वाले टर्मिनल पर आसानी से फ्लो होकर के चार्ज कैरियर चले जाएं, तभी तो दोस्तों कंडक्शन होगा। तो आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस इसी प्रकार का दमदार कंटेंट दोस्तों लेने के लिए और सुनने के लिए इस पूरे सेशन को आपको देखना पड़ेगा, और देखने के बाद आप खुद महसूस कीजिएगा दोस्तों, और महसूस करके मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव है ना। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर चालन करता है, जब बताइएगा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो चालन करता है, किस कंडीशन में चालन करता है, जब आधार के सापेक्ष जो संग्राहक है और उत्सर्जक दोनों निगेटिव में हो, उस कंडीशन में। तो आप बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना है आपको दोस्तों, जाना किधर है, आधार के सापेक्ष संग्राहक पॉजिटिव में और उत्सर्जक निगेटिव में। आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाना है। देखिएगा, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते हैं ना, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते हैं और सारा दोस्तों डाउट क्लियर करते हैं। यह देखिए एमीटर, यह है बेस और यह है कलेक्टर। क्या कह रहा है कि जो आपका संग्राहक है ये पॉजिटिव में होना चाहिए, बैटरी का पॉजिटिव, और जो आपका एमीटर है ये बैटरी के निगेटिव में कनेक्ट होना चाहिए। इस प्रकार से इसका क्या हो, कनेक्शन हो, है ना। ये है आपका बेस वाला टर्मिनल। तो बताइएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये किस किस बायस में दोस्तों कनेक्ट हो चुके हैं, ये रिवर्स बायस में है, और ये आपका फॉरवर्ड बायस में है। किस बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। देखिए फॉरवर्ड बायस है तो इसका आर क्या होगा, आर दोस्तों निम्न होगा। ये रिवर्स बायस में है तो इसका आर यानी कि रेजिस्टेंस कैसा होगा, उच्च रेजिस्टेंस होगा। तो आपको ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें करंट का प्रवाह इसमें होगा, रिवर्स बायस में दोस्तों करंट का प्रवाह नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस में करंट का प्रवाह होगा। तो देखिएगा, जो संग्राहक है ये पॉजिटिव बैटरी के साथ पॉजिटिव में, और जो एमीटर है ये बैटरी के निगेटिव में कनेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बस दोस्तों एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस क्लास में क्वेश्चनों को लाया जा रहा है आपके सामने, कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को भी हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं। एक ट्रांजिस्टर में होता है, बताइएगा एक ट्रांजिस्टर है उसमें क्या होता है ना। एक पीएनपी जंक्शन, एक पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन, 4 पीएन जंक्शन। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बड़ा ही आसान है कि इसमें 2 पीएन जंक्शन होंगे, है ना। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का। सुनिएगा, ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। इसमें कितने जंक्शन होंगे, तो इसमें 2 जंक्शन होंगे। पहला जंक्शन कौन सा होगा, ये दोस्तों ये एमीटर बेस जंक्शन, और दूसरी जो होगी वो होगी कलेक्टर बेस जंक्शन। ये कौन सी होगी, ये एमीटर बेस जंक्शन, ये है कलेक्टर बेस जंक्शन। अगर मैं आपको ये कह दूं, सुनिएगा, अगर मैं आपको ये कह दूं दोस्तों कि जो एमीटर बेस जंक्शन है ना, एमीटर बेस जो जंक्शन है, अगर ये फॉरवर्ड बायस में हो, अगर ये किस बायस में हो, फॉरवर्ड बायस में हो, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस में हो, तब आपका ट्रांजिस्टर किस प्रकार काम करेगा। उस कंडीशन में दोस्तों जो आपके ट्रांजिस्टर है ना, ये एम्पलीफायर के रूप में काम करेगा। कैसे काम करेगा, ये एम्पलीफायर के रूप में ये काम करेगा। और किस मोड में ये ऑन होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये फॉरवर्ड, ये दोस्तों ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड है ना, ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड में क्या करेगा, ऑन होगा। इस चीज को दोस्तों आप ध्यान रखना, ये बार बार क्वेश्चन ना रिपीट होता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको नोट करा रहा हूं। इसी के साथ में देखिएगा, अगर यही एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में हो और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस में हो, है ना, इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर किस प्रकार व्यवहार करेगा। तो ये दोस्तों कैसा, ये ओपन स्विच की तरह, ये कैसा काम करेगा, ये ओपन स्विच की तरह
तरह। और ये किस मोड में ऑफ होगी, तो ये दोस्तों कट ऑफ मोड में, ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ मोड में ऑन होगी। किस मोड में? ये कट ऑफ मोड में ऑन होगी। अभी और है, सुनिएगा, यही एमीटर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में हो और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में हो, यानी कि दोनों जंक्शन है ना, दोनों जंक्शन कौन कौन से? ये जंक्शन, ये जो जंक्शन है, ये दोनों अगर दोस्तों फॉरवर्ड बायस में हो तो ट्रांजिस्टर कैसा व्यवहार करेगा? तब दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये एक बंद स्विच की तरह काम करेगी। कैसे काम करेगी? बंद स्विच की तरह। कहने का मतलब ये एक स्विच है ना, ये एक स्विच है, इस प्रकार से काम करेगी। और बंद स्विच में क्या होता है? इसमें दोस्तों धारा का प्रवाह होता है ना, बंद स्विच में धारा का प्रवाह होता है। तो बंद स्विच में कब काम करेगा? जब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो। और ये जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये किस मोड में ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इसको भी सुनिएगा, है ना। ये दोस्तों ये ऑन होगा आपका सैचुरेशन मोड में। कैसे ऑन होगा? ये सैचुरेशन मोड में आपकी ट्रांजिस्टर चालू होगी, है ना। किस मोड में? सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर ऑन होगी। एक और है दोस्तों, उसको भी सुनिएगा। अगर आपका एमीटर बेस जंक्शन जो है ये दोस्तों रिवर्स बायस में हो और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो, है ना, इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा? तो दोस्तों ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। ये कैसा काम करेगा? ये एम्पलीफायर की तरह ही काम करेगा। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है, वो क्या बात ध्यान रखना है कि कैसे ट्रांजिस्टर किस मोड में ऑन होगा। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों रिवर्स, इसको कहा जाता है रिवर्स एक्टिव मोड, है ना। इसको क्या कहा जाता है? रिवर्स एक्टिव मोड। तो सारे डेटा एक ही साथ दोस्तों एक ही झटके में आपके सामने है। बस एक बार दोबारा सुनिएगा इन चीजों को और सारी चीजें क्लियर कीजिएगा। यह है दोस्तों एक पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसमें क्या होते हैं? दो जंक्शन होते हैं। पहले जंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया? एमीटर बेस जंक्शन। दूसरे को कलेक्टर बेस जंक्शन, है ना। यह है एमीटर बेस जंक्शन, यह है कलेक्टर बेस जंक्शन, है ना। अब एमीटर और कलेक्टर बेस जंक्शन किस बायस में किस बायस में ये कनेक्ट है सर्किट में, और जब इस बायस में कनेक्ट है तो ये कैसे काम कर रहे हैं और किस मोड पर ये ऑपरेट हो रहे हैं, ये सारी कहानी दोस्तों आप तक एक ही झटके में पहुंच चुका है। और इससे रिलेटेड अगर दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आता है तो मुझे उम्मीद है आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों उसका आंसर कर सकते हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन से आप लड़ सकते हैं, है ना। लड़ने का वो हुनर भी और लड़ने का वो जज्बा भी, दोनों चीजें आपके सामने है, दोनों चीजें आपके अंदर है दोस्तों। फिर हार किस चीज की हारने की कोई चिंता है ही नहीं। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक उपयोग में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? इसका रीजन आपको बताना है कि प्रचालन तापमान की अधिकतम सीमा है। प्रचालन तापमान की अधिकतम सीमा का मतलब क्या है कि जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, ये अधिक टेम्परेचर पर भी वर्क करता है। मैं एक नाम आपको नोट कराता हूं, लिखेगा 2N4123, है ना। ये कौन सा नाम है ना, ये कौन सा नाम है और ये हमारे किस काम में आएगी, ये आप सोचते होंगे। बिल्कुल सोचना आपका बिल्कुल दोस्तों जायज है। 2N4123, है ना, ये क्या है? ये एक ट्रांजिस्टर है। ये एक ट्रांजिस्टर है और ये जो ट्रांजिस्टर है ना किस टेम्परेचर पर वर्क करेगा? तो इस नंबर का अगर जो भी ट्रांजिस्टर है वो दोस्तों -55 से, कितना? -55 से +150 डिग्री सेंटीग्रेड में दोस्तों, इतना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ये क्या करेगा? वर्क कर सकता है। जो 2N4123 है ना, इस नंबर का जो ट्रांजिस्टर होगा और इसका जो प्रतीक होगा, अगर पूछ दे कि इस नंबर का एक ट्रांजिस्टर है, इसको हम किस प्रतीक से पहचानते हैं, तो इसका प्रतीक भी दोस्तों सिंबल, है ना, इसका प्रतीक आप नोट कीजिएगा। इसको हम कैपिटल टी और स्मॉल में जे, कैपिटल टी और स्मॉल में जो जे लिखा हो दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। ये इसका सिंबल है, प्रतीक है, याद करने का तरीका है। तो टी जे दोस्तों और 2N4123 नाम से जो ट्रांजिस्टर होगा वो -55 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। 150 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत होता है दोस्तों, बहुत होता है ना। इसलिए प्रचालन तापमान की अधिकतम सीमा, सहने की अधिकतम सीमा होने के कारण ही हम क्या करते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक यूज में लेते हैं, है ना। क्योंकि देखिए
सिंपल सी बात है, जब भी हम भी काम करते हैं दोस्तों तो हमारे पसीने निकल आते हैं, है ना, पसीने निकल आते हैं, यानी कि हम काम कर रहे हैं तो पसीने निकल रहे हैं। इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर भी जब काम करती है तो वो हीट जनरेट करती है, तो हीट जनरेट करती है तो उस हीट में भी ये काम कर सके, ऐसा ट्रांजिस्टर है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों इस सेशन को ना छोड़ करके आपको जाना नहीं है, है ना, आप मेरा पूरा साथ दीजिए दोस्तों, मैं आपके सामने खड़ा हूं और कलम मैं तब तक नहीं दोस्तों रोकूंगा अपना जब तक कि ये सेशन खत्म नहीं हो जाता है। जब किसी ट्रांजिस्टर को, सुनिएगा, जब किसी ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में, याद रखिएगा दोस्तों, किस रूप में, स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑन ऑफ स्विच के समान कार्य करने वाले संयोजक कितने होते हैं? आपको पता है कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसमें कितने कॉन्टेक्ट होते हैं? तो 3 कॉन्टेक्ट होते हैं। कितने दोस्तों? 3 कॉन्टेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। आपको मालूम है कि एक एमीटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। तो एमीटर, बेस और कलेक्टर है, इसमें से कौन स्विच की तरह काम करता है? तो देखिएगा, आप ये भूल जाइए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना, आप इस चीज को बिल्कुल भूल जाइएगा। और इस प्रकार से इसका कनेक्शन देखिएगा, ये कनेक्शन बिल्कुल दोस्तों कंप्लीट रेडी है। बताइएगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इसमें से एक रिवर्स बायस में होगा, एक फॉरवर्ड बायस में होगा। हो सकता है कि दोनों रिवर्स में हो सकता है दोनों फॉरवर्ड में हो, है ना। तो दोस्तों ये एमीटर और कलेक्टर है ना, ये दोस्तों रिवर्स बायस में होगा तो ये खुला स्विच की तरह काम करेगा, और फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये बंद स्विच की तरह काम करेगा। लेकिन जो बेस है ना, ये अर्थिंग के रूप में काम करता है दोस्तों। कैसे काम करता है? अर्थिंग के रूप में काम करता है। इसको हम क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। तो स्विच के रूप में कौन काम कर रहा है? स्विच के रूप में एमीटर और कलेक्टर, यानी कि उत्सर्जक और संग्राहक। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों, अगर बेस को अगर हम स्विच के रूप में काम में लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हमें क्या करना होगा अगर बेस वाले टर्मिनल को हम स्विच के रूप में काम में लेना चाहते हैं? याद रखिएगा, मेरा सवाल आपसे है दोस्तों, और आप इस सवाल का जवाब आपको देना ही होगा, है ना। तापीय वाल्व के अपेक्षा ट्रांजिस्टर का लाभ क्या है ना। तापीय वाल्व पहले क्या होता था कि तापीय वाल्व यूज किया जाता था, लेकिन अब ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। उष्मा के रूप में न्यूनतम शक्ति, यानी कि आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। उष्मा के रूप में जब भी कोई भी दोस्तों, चाहे इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई डिवाइस हो, जब भी वो काम करता है तो हीट जनरेट करता है, और उस हीट को, जब हीट जनरेट होती है तो पावर लॉस होता है, तो पावर लॉस कम कराए हीट जनरेट करने के दरमियान, ऐसा एक दोस्तों युक्ति है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। निम्न प्रचालन वोल्टेज, अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ, सुनिएगा कहानी बड़ा इंटरेस्ट है, अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ है तो 0.3 वोल्टेज पर ही ऑन हो जाएगी, जो कि 0.3 वोल्टेज हमारा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। और 0.7 वोल्टेज पर ऑपरेट होगा। अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.3 और 0.7 वोल्टेज, जो कि अपने आप में बहुत कम वोल्टेज है, तो निम्न वोल्टेज भी ऑपरेट होती है। ये बात करेक्ट है। अति लघु आकार, जिस मोबाइल से अभी आप मेरा क्लास देख रहे हैं ना, उस मोबाइल का साइज कितना बड़ा है? आप देखिए, एक मोबाइल का साइज ही बहुत छोटा है, और उस मोबाइल के अंदर जो पीसीबी बोर्ड लगी हुई है, वो पीसीबी बोर्ड में इतने सारे कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लगे हुए हैं, उसी में से एक दोस्तों होगा ट्रांजिस्टर। अब बताइएगा, इतनी छोटी सी मोबाइल में दोस्तों ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो छोटा सा होगा, तो निम्न आकार, लघु आकार, ये भी करेक्ट आंसर है। यानी कि फाइनल इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसलिए हम ट्रांजिस्टर को लगाते हैं। देखिएगा, ट्रांजिस्टर को धात्विक प्लेट पर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ट्रांजिस्टर की अत्यधिक ऊष्मा को फैलाना। आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बात किसकी कर रहा है दोस्तों? डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूं एक चित्र के साथ, आपको दोस्तों रूबरू कराता हूं। ये चित्र है किसका? ये है चित्र दोस्तों हीट सिंक का। ये किसका है? हीट सिंक का ये चित्र है। ये हीट सिंक किस धातु का बना होता है? ये दोस्तों एल्यूमिनियम का। ये किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। हीट सिंक का काम क्या होता है वो सुनिएगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट है। ये नीचे देखिए, ये कॉइल वगैरह, कैपेसिटर लगी हुई है, ट्रांजिस्टर, डायोड्स लगे हुए हैं, एसी वगैरह लगे हुए हैं, एक पीसीबी बोर्ड है। इस बोर्ड के जब भी ट्रांजिस्टर काम करता है तो ये हीट जनरेट करता है। अब देखिए, जैसे कि हीट जनरेट करेगा ना, जहां पर वो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, अगर वो हीट जनरेट करता है तो उसके आसपास आईसी वगैरह लगे होंगे, उस ट्रांजिस्टर के आसपास डायोड लगे होंगे, कुछ ऐसे सेंसिटिव डिवाइस लगे होंगे जो हीट जिस पर पड़ने से वो खराब हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसी जो हीट जनरेट कर रहा है दोस्तों, उसी के ऊपर हम एक हीट सिंक लगा देते हैं। अब वो हीट सिंक क्या करता है? जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि गाड़ियों में इंजन
इंजन लगा होता है उस इंजन को कूल करने के लिए रेडिएटर लगाते हैं, है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। रेडिएटर लगाते हैं, रेडिएटर क्या करता है, इंजन में जो हीट जनरेट हुआ है उसको समाप्त करता है, निकाल करके बाहर फेंकता है ना। बस ऐसे ही जहां हीट जनरेट हुआ है उस हीट को दोस्तों ये एब्जॉर्ब करेगा अपने में, और इसी के ऊपर हीट सिंक के ऊपर ही एक फैन लगा हुआ, देखिए वो फैन क्या करेगा, ये एग्जॉस्ट फैन है, ये बाहर निकाल देगी। आपने देखा होगा लैपटॉप में भी दोस्तों हीट सिंक लगा होता है, और एक लैपटॉप जब आप ऑन करते हैं तो एक फैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है ना साइड में, और वो क्या करती है, वो बाहर हवा, गर्म हवा फेंकती रहती है। और ये हीट सिंक अलग अलग प्रकार के, ये देखिए एक प्रकार का है, ये एक्टिव और ये पैसिव, है ना। देखिए इसमें भी रेडिएटर की तरह हीट सिंक है, बीच में ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रही है, ये क्या है, एक फैन है, ये अंदर से हवा को खींच रही है और बाहर फेंक रही है। इसके जस्ट ऊपर में ही देखिए, हीट सिंक के जस्ट ऊपर में ही लगा हुआ है ये एक फैन, एग्जॉस्ट फैन, है ना। तो इस प्रकार से हीट सिंक क्या करता है, हीट सिंक क्या करता है दोस्तों, ये जो भी तापमान जनरेट हुआ रहता है उस तापमान को बाहर निकालता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है ना। पीएनपी ट्रांजिस्टर बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन दोबारा आने वाला है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। बिल्कुल यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है तो कमेंट करके बताइए इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा इस जंक्शन का। अगर कलेक्टर बेस जंक्शन पल्स बायस में है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा इस जंक्शन का, ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है ना। कॉमन उत्सर्जक ट्रांजिस्टर में संग्राहक आधार संधि का प्रतिरोध उत्सर्जक आधार संधि की तुलना में कैसा होता है ना। ये कुल मिलाकर के किसकी बात कही जा रही है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस की बात कही जा रही है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो आपका संग्राहक आधार संधि है ना, देखिएगा संग्राहक आधार संधि क्या होता है। एक बात बताइए आप मेरे को, जो एमीटर और बेस होते हैं ना, ये क्या है, एमीटर है, ये है बेस है, और ये कलेक्टर है ना। यहां पर क्या कही जा रही है, कौन सा जंक्शन है, संग्राहक आधार जंक्शन, यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन है। ये दोस्तों कैसा होगा, ये रिवर्स बायस में होगा, ये कैसा होगा, रिवर्स बायस में, और ये होगा फॉरवर्ड बायस में, है ना। इस प्रकार से इसकी क्या होगी, कनेक्शन होगी। अब देखिएगा ये कैसा है, ये रिवर्स बायस में है ना, और ये कैसा है, तो ये है फॉरवर्ड बायस में। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना दोस्तों। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, एन और पी ट्रांजिस्टर होगा। कैसा होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, है ना। तो देखिएगा जो संग्राहक आधार संधि है, यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये रिवर्स बायस में है, और रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो रेजिस्टेंस होता है वो अधिक होता है। और जब रेजिस्टेंस अधिक होगा ना दोस्तों, तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये किस स्विच की तरह काम करेगा, ये खुला स्विच की तरह। ये कैसा काम करेगा, ये खुला स्विच की तरह काम करेगी, है ना। क्योंकि जब स्विच ओपन होता है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अधिक है। रेजिस्टेंस क्यों अधिक है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। परिपथों में ट्रांजिस्टर को संयोजित करने की विधियां की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन इतना डीपली दोस्तों पूछा गया है ना कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसका आंसर देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा 2, लेकिन आप कहेंगे कि इसका आंसर होगा 3। क्यों आप कहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आप कहेंगे कि कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, 3 प्रकार से इसको सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि जो कॉमन एमीटर है ये कितने प्रकार के होंगे। ये दोस्तों एक होगा पीएनपी प्रकार से कनेक्ट किया जाएगा, एक एनपीएन प्रकार से सर्किट तैयार की जाएगी। इसी प्रकार से जो कॉमन बेस होगा ये भी तो एक पीएनपी प्रकार से सर्किट बनाया जाएगा, एक एनपीएन प्रकार से सर्किट तैयार की जाएगी, और इसी प्रकार से कॉमन एमीटर का भी होगा। तो बताइएगा जो आपका पीएनपी, ये ना, ये जो आपका पीएनपी और एनपीएन है, ये 2 ही प्रकार के हैं। ये कितने प्रकार के हैं, ये टोटल 2 ही प्रकार के हैं। तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि 2, है ना। 2 तरीके से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये तो आपका मेन हो गया। अब इसके भी 2 प्रकार हैं, तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं ना कितना डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो आपको दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं आप ना, तो चारों एंगल से आपको, चारों एंगल को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। अगर क्वेश्चन इस तरफ से आ जाए तो भी आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। क्वेश्चन इस रूप में आ जाए तो भी, ऊपर से टपके तो भी, आसमान से टपके तो भी, जमीन से निकले तो भी, किसी भी रूप में क्वेश्चन आए आपको आंसर करेक्ट करना ही करना है ना।
ट्रांजिस्टर में उपलब्ध होते हैं। ट्रांजिस्टर में उपलब्ध क्या क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो ट्रांजिस्टर में दोस्तों, ट्रांजिस्टर से हम पावर का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, करंट का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या, जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होते हैं, कौन सा एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर होते हैं। इस एम्पलीफायर में क्या होता है कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में दोस्तों, इस एम्पलीफायर के द्वारा हम करंट एम्पलीफाई, है ना, करंट एम्पलीफाई हम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, करंट को एम्पलीफिकेशन हम नहीं कर सकते। अब बताइए वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन किया जा सकता है कि नहीं, तो ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज का जो एम्पलीफिकेशन है ना, वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन संभव है। वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन क्या है दोस्तों, संभव है। कॉमन बेस एम्पलीफायर के द्वारा वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप बताइए कि क्या इसके द्वारा पावर का एम्पलीफिकेशन किया जा सकता है ना, इसके द्वारा क्या हम पावर का एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, सॉरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पावर का एम्पलीफिकेशन संभव है ना। तो पावर का एम्पलीफिकेशन संभव है और वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन संभव है, लेकिन करंट को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हम कॉमन एम्पलीफायर के द्वारा। इसी प्रकार से देखिएगा, इसी प्रकार से अगर आपसे ना ये कह दे कि बताइए कॉमन एमीटर के बारे में, है ना, किसके बारे में, कॉमन एमीटर के बारे में, तो कॉमन एमीटर जो है दोस्तों, ये क्या कर सकता है, ये करंट का एम्पलीफाई कर सकता है ना, करंट एम्पलीफाई ये कर सकता है, करंट एम्पलीफाई इससे संभव है। तो इसका करंट एम्पलीफाई संभव है। वोल्टेज का एम्पलीफाई कर सकता है कि नहीं, तो ये दोस्तों वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन भी संभव है। क्या है, वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन ये कर सकता है ना, संभव है। और इसी के साथ में देखिएगा, अगर पूछे कि ये पावर का एम्पलीफिकेशन कर सकता है कि नहीं, इसको भी देखिए, शक्ति का एम्पलीफिकेशन है ना, पावर का एम्पलीफिकेशन ये कर सकता है कि नहीं, तो दोस्तों ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आप दोस्तों एक बात बताइए, अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है इसी से रिलेटेड। कॉमन एमीटर जो एम्पलीफायर है ये करंट का एम्पलीफाई कर सकता है, वोल्टेज का एम्पलीफाई कर सकता है, लेकिन पावर का एम्पलीफाई नहीं कर सकता। लेकिन कॉमन बेस एम्पलीफायर जो है ये पावर को एम्पलीफाई कर सकता है, करंट को नहीं कर सकता, वोल्टेज को कर सकता है। तो आप बताइए, यहां तो सीधे सीधे पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर को जब हम एम्पलीफायर के रूप में यूज लेंगे तो शक्ति, करंट, वोल्टेज ये तीनों का एम्पलीफाई कर सकता है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से सर्किट में हम इसको दोस्तों कनेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यूज में लेते हैं। कभी वोल्टेज को एम्पलीफाई कराना होता है तो हम इस रूप में इसको यूज करते हैं। करंट का यानी कि करंट का एम्पलीफिकेशन करना है, वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन करना है, पावर का नहीं करना है तो हम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इसका अलग अलग कनेक्शन करके हम इसका यूज करते हैं, है ना, ठीक है ना। यहां तक पहुंच चुके हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिकतम प्रयुक्त किए जाने वाला कारण, यानी कि अधिक क्यों प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। क्योंकि सुनिए मेरी बातों को दोस्तों, कि एनपीएन ट्रांजिस्टर ना बड़े सस्ते होते हैं और जो चीज सस्ता होता है ना उसकी एबिलिटी मार्केट में अधिक होती है। और जब मार्केट में एबिलिटी अधिक है तो जो आप मार्केट में जाएंगे लेने के लिए तो वो आसानी से मिल जाएगा। यही तो बात कह रहा है, ये आसानी से उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर के तुलना में अधिक महत्वता दिया गया है ना। ट्रांजिस्टर सर्किट जिसमें धारा एवं वोल्टेज प्रवर्धन दोनों प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों, वैसे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन मैं इस आंसर से सहमत नहीं हूं। मेरा जो आंसर होना चाहिए कॉमन एमीटर आंसर करेक्ट होना चाहिए। अब आपकी क्या राय है ये आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, है ना, ये आपको कमेंट करके बताना है। ट्रांजिस्टर के बाहर तीर का चिन्ह प्रदर्शित करता है, किसको करता है, एक ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए दोस्तों एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सी ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इसमें से आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें से एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन है और पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन है ना। ये देखिए, ये हमारी ट्रांजिस्टर कंप्लीट है। तो ये कहलाएगी दोस्तों हमारी एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये कहलाएगी हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर। याद करने का लॉजिक क्या है, देखिए इसमें एरो का निशान किधर है, बाहर है। बाहर का मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा को बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होके कहां से जा रहे हैं, इस डिवाइस से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और सर्किट में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, सर्किट में जा रहे हैं, सर्किट में बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन की यानी कि जो एरो है ये कहां
जा रही है, बाहर की ओर आपको दिखाई दे रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। पीएनपी में क्या होगा कि इसमें जो ये इसमें जो एरो का जो निशान है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, यानी कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। हालांकि ये दोनों दोस्तों इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बताते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, और जो होल्स की डायरेक्शन होती है, किसकी, होल्स की जो दिशा होती है, इसमें दोस्तों आपको करंट का डायरेक्शन कैसे याद रखना है। तो जो होल्स का डायरेक्शन होता है दोस्तों, यही करंट की दिशा होती है। करंट की दिशा कैसे होती है, जिधर होल गति करते हैं उधर ही दोस्तों आपका करंट भी गति करती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिधर गति करते हैं, है ना, उधर दोस्तों जस्ट उसका उल्टा होता है, इसका विपरीत, है ना, इसका विपरीत दिशा होता है करंट की दिशा, है ना, विपरीत दिशा करंट की दिशा होती है। जिस डायरेक्शन में करंट, अगर दोस्तों जिस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होने लगा ना, उस डायरेक्शन में कभी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, है ना। और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तब तक दोस्तों क्या होगा कि आपका करंट भी फ्लो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए ये बेस वाला टर्मिनल है, ये एमीटर वाली टर्मिनल है, ये कलेक्टर है, ये भी बेस है, ये एमीटर और ये कलेक्टर। इनका पूछने का क्या मतलब था कि किस टर्मिनल में एरो लगा हुआ होता है, तो वो एमीटर वाले टर्मिनल पे लगा होता है। जो बेस है ना दोस्तों, ये डायरेक्ट बेस को हम अर्थिंग के रूप में लेते हैं, और कॉमन होता है बेस क्या होता है, कॉमन होता है। हालांकि हम एमीटर में, इसमें एमीटर को भी कॉमन ले सकते हैं, कलेक्टर को भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन बेस ये ऑटोमेटिक पहले से ही कॉमन होता है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रवर्धक परिपथ होता है। ये कौन सा है, ये दोस्तों कॉमन एमीटर। देखिए कॉमन एमीटर में क्या होता है ना, जो डोपिंग होती है ना दोस्तों, अशुद्धि, ये जो अशुद्धि होती है, ये अशुद्धि बहुत अधिक होती है। ये क्या होती है, बहुत अधिक अशुद्धि होती है, जिससे क्या होता है, इसकी जो चालकता होती है ना, वो चालकता भी बहुत अधिक होती है। इसीलिए हम इसका यूज सबसे अधिक करते हैं। देखिएगा अशुद्धि अधिक होने के कारण इसमें क्या होता है, चालकता अधिक होती है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, देखिएगा इसका यूज हम कैस्केड एम्पलीफायर में, कहाँ पर करते हैं, कैस्केड एम्पलीफायर, है ना, कैस्केड एम्पलीफायर में इसका हम यूज करते हैं। कैस्केड एम्पलीफायर क्या होता है, देखिए आरएलसी आपको पता होगा ना, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को कनेक्ट करके एक ऐसा सर्किट बनाते हैं, एक ऐसा एम्पलीफायर सर्किट बनाते हैं जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर कनेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से कई सारे सर्किट तैयार करके आपस में कपल्ड कर देते हैं, जैसे मोटर और जनरेटर को सिंक्रोनाइज किया जाता है, तो आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जो एक श्रृंखला वाली सर्किट तैयार होती है उसको हम कहते हैं कैस्केड सर्किट, और कैस्केड एम्पलीफायर दोस्तों फाइनली उसका नाम दिया जाता है, और कैस्केड एम्पलीफायर में हम इसको यूज करते हैं। कॉमन एमीटर में देखिए हम क्यों कॉमन एमीटर को सबसे अधिक महत्वता देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें डोपिंग अधिक होती है, और डोपिंग अधिक होने के कारण इसकी चालकता जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए इसका यूज सबसे अधिक किया जाता है। तो ये रहे दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन। मुझे यकीन है ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल दोस्तों एक लाइक कीजिएगा, है ना, इस सेशन को एक लाइक कीजिएगा, और दूसरे विद्यार्थियों तक इस वीडियो को, इस क्लास को, इस सेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक शेयर ना किसी एक विद्यार्थी का भला कर सकता है। तो किसी भी स्टूडेंट को दोस्तों इस प्रकार का महान काम करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप किस एग्जाम, किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंतजार रहेगा आपका कमेंट का दोस्तों, बिल्कुल इंतजार कीजिएगा। कल मैं फिर से लौट कर आऊंगा और आपके इंतजार को एतबार में बदलने के लिए दोबारा दोस्तों मैं के सामने आऊंगा। तो चलिए इसका अगला पार्ट तैयार करने के लिए बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए दोस्तों। कल सुबह मैं फिर से मिलता हूं, बस यही दोस्तों, यही टाइम और इसी समय और इसी प्रकार से मैं दोबारा आपसे मिलूंगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू। दोबारा लौट कर आइएगा हमारे इस सेशन में।